एक बार फिर से नमस्कार सारे बच्चों। कुछ क्लास के स्टूडेंट जो हैं बोले कि सर एक बीपीटी पे एक वीडियो बनाकर डाल दीजिए या नोट्स दे दीजिए। तो बेटा बीपीटी जो ट्रायंगल चैप्टर का है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा था भी, और हो सकता है कि कमिंग एग्जाम में भी ये पूछे। अब बीपीटी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछता है एग्जाम में। पहला है कि स्टेटमेंट दिया रहता है, प्रूव करने को पूछ देता है 3 मार्क्स में। एक दूसरे तरीके से देता है कि सीधे पूछ देता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम एंड प्रूव इट। और साथ में उसके एक अलग से एक क्वेश्चन दे देता है उसी सिमिलरिटी बेस पे, उसी पे बेस पे या सिमिलर ट्रायंगल के बेस पे। इस तरह से इसको दो पार्ट में देकर 5 मार्क्स में क्वेश्चन बना देता है। अब और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इस साल 2025-26 के एग्जाम में भी किसी सेट में दे दे या इसी के बेस पे कोई क्वेश्चन दे दे। अब इस बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, थेल्स थ्योरम के बारे में अब डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइम वेस्ट किए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है 2025-26 एग्जाम के लिए। पहले बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मींस इसकी मीनिंग क्या है कि अगर कोई ट्राइंगल एबीसी हमने लिया और एक लाइन डीई इस बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, और ये जो लाइन है ना बीसी के पैरेलल एबी और एसी को डी और ई पॉइंट पे कट कर रही है, तो जो ये लाइन है इस दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इक्वल रेशियो में डिवाइड करने की मीनिंग क्या है कि एडी और जो डीबी का रेशियो होगा वो एई अपान एसी के रेशियो के इक्वल होगा। अब देखिए इसी स्टेटमेंट में हमें गिवन और क्या प्रूफ करना है, दोनों चीज ये स्टेटमेंट बता रहा है। पहले ये कह रहा है क्या, गिवन में, गिवन का मतलब कि देखो जब 10th कोई थ्योरम होती है तो स्पेशली 10th में जब कोई थ्योरम होती है तो उस थ्योरम के कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ हेडिंग्स होती है, उसी के अकॉर्डिंग में आप लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और स्टेप मार्किंग में अगर कुछ पार्ट छूट जा रहे हैं तो स्टेप मार्किंग में अगर आप लिखें तो कुछ ना कुछ वो मार्क आपको देकर जाएगा। ये चीजें यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं, हम लोग चूंकि क्लास में रेगुलर पढ़ाते हैं तो हम लोग को आइडिया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो क्या क्या होता है किसी थ्योरम के पॉइंट, ज्योमेट्री से रिलेटेड पहला गिवन दैट लिखा जाता है। गिवन मींस क्या दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद दूसरी हेडिंग होती है टू प्रूव, मींस पहली हेडिंग होती है या बेटा गिवन। क्या होती है, गिवन। गिवन मींस कि उसमें जो क्वेश्चन है, जो थ्योरम है, कौन से पॉइंट दिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सा पॉइंट दे तो प्रूव क्या करोगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट होता है टू प्रूव। टू प्रूव की मीनिंग क्या होती है कि हमें क्या लाना है, दिया मिल गया तो हमें किसको लाना है, क्या ढूंढना है, क्या प्रूफ करना है, वो लिखा जाता है। और अगर थ्योरम की रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, थ्योरम में नहीं दिया रहा है कंस्ट्रक्शन करना है, अगर थ्योरम की रिक्वायरमेंट है कि कंस्ट्रक्शन करना है, उसको प्रूफ करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत है, तो थर्ड पॉइंट में कंस्ट्रक्शन हम मेंशन करते हैं। और लास्ट में जो फोर्थ पॉइंट होता है प्रूफ, अब उसका हम प्रूफ कर देते हैं। ये चारों पॉइंट अगर आपने मेंशन किया है, ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी, दिस इज डिपेंड ऑन क्वेश्चन, दिस इज डिपेंड ऑन थ्योरम। ये थ्योरम पे डिपेंड करता है कि अगर थ्योरम की रिक्वायरमेंट है तो आपको खुद से सोच के कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो ये जरूरी। अब आ जाओ अपने थ्योरम पे। तो सबसे पहले गिवन क्या है, तो चूंकि ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि एक ट्राइंगल एबीसी बनाया,
और बीसी के पैरेलल AB साइड से और AC साइड से 2 पॉइंट लेकर एक लाइन DE ड्रॉ किया जो पैरेलल थी इसके। ये तो गिवन हुआ, यानी गिवन क्या किया हुआ है कि एक ट्राइंगल ABC है, उसमें ये लाइन DE जो है BC के पैरेलल है, और DE लाइन जो है AB को D पॉइंट पे और AC को E पॉइंट पे कट कर रही है। ये गिवन हो गया। मींस गिवन में हम क्या क्या लिखेंगे, गिवन में क्या क्या पहले लिखेंगे, गिवन में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC DE parallel to BC and DE intersect AB at D and AC at E। E हमारा गिवन है। अब इसके बाद टू प्रूफ मीन्स ये तो हमें दिया था, जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने बना दिया। बनाने का मतलब क्या कि जो स्टेटमेंट, अगर ये स्टेटमेंट लिखने को दिया तो लिखेंगे, तब ये लिखेंगे, और अगर स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट अगर नहीं दिया है, क्या बोलते थे कि अगर स्टेटमेंट नहीं दिया है तो स्टेटमेंट लिखेंगे, और अगर स्टेटमेंट दे दिया है तो स्टेटमेंट कभी कभी ऐसे भी देता है कि एक ट्राइंगल है ABC या PQR है, और उस ट्राइंगल किसी दो साइड से एक लाइन ड्रॉ किए जो तीसरी साइड के पैरेलल है, तो प्रूफ करिए कि जो लाइन है ना पैरेलल ड्रॉ किए हैं वो दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। अलग अलग तरीके से पूछता है, लेकिन सबकी मीनिंग एक है, केवल आपको उसका मीनिंग समझने की चाहिए। और अगर आपको इंग्लिश में मीनिंग नहीं समझ में आ रही है तो आपके क्वेश्चन पेपर में उसी के नीचे या एक पेज पे उसका हिंदी वर्जन भी दिया रहेगा, उससे देखकर समझ लीजिएगा। अब तो ये गिवन था, प्रूफ क्या करना था, थ्योरम करिए। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये DE अगर BC के पैरेलल है और DE AB और AC को कट कर रही है, तो ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। AB और AC को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इक्वल रेशियो में डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि AD और DB का जो रेशियो होगा AE और EC के रेशियो के इक्वल होगा। ये चीजें आपको जानकारी में होनी चाहिए। अब जब ये लिख लेंगे, लिखने के बाद अब बेटा देखो कंस्ट्रक्शन करना, मैं दो मेथड बताऊंगा इसको प्रूव करने का। एक BPT थ्योरम जो प्रॉपर मेथड करते हैं, जो NCERT रेफरेंस सारे बुक वो प्रॉपर मेथड, और एक काम चलाने वाला, लेकिन वो भी सही माना जाता है। काम चलाने वाला मतलब क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं है, 5 मिनट्स बचे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी प्रूव करके सही तरीके से प्रूव करके कुछ नंबर उठा लें, वो भी तरीका मैं बताऊंगा इसी में। अब ये हो गया। अब इसके बाद हमें इस क्वेश्चन में एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन की क्या जरूरत है कि हम क्या करेंगे बेटा, इस BE को ज्वाइन करेंगे। जो मैं बोल रहा हूं कंस्ट्रक्शन है, V ज्वाइन, यू नहीं, V ज्वाइन BE एंड CD, V ज्वाइन BE एंड CD, एंड V ड्रॉ EM perpendicular on AD and DN perpendicular on AC। ये स्टेटमेंट एक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये जो गिवन दैट टू प्रूफ के बाद, चूंकि हमने अपने मन से इसको बनाया, हमने इसको अपने मन से कंस्ट्रक्शन किया, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था कि आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो यहां पे फिर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, V ज्वाइन BE CD and V ड्रॉ, एंड ना लिखकर ज्वाइन CD लिखने, उसके बाद फुल स्टॉप करके V ड्रॉ EM perpendicular on AB and DN perpendicular on AC। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक ना। ये कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। या BPT थ्योरम है, आप जानते हो, वेल नोन थ्योरम है, कंस्ट्रक्शन ये करना है और कुछ नया कंस्ट्रक्शन नहीं करना, तो उसको याद कर लीजिएगा। ये कंस्ट्रक्शन में हमें ऐसे करना है। जब ये कंस्ट्रक्शन कर लिए तो अब आएगा हमारा फोर्थ वाला स्टेप जो है प्रूफ।
अब प्रूफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रूफ। आपका सबसे इंपॉर्टेंट है प्रूफ, और प्रूफ को कैसे करेंगे? अब देखो बेटा, प्रूफ करने का तरीका क्या होता है कि अगर इस डायग्राम को देख रहे हो तो डायग्राम बड़ा टिपिकल लग रहा है। इस तरह से जब कंस्ट्रक्शन कर दिए तो डायग्राम टिपिकल लग रहा है। अब हमें समझ में नहीं कौन सा कहां पे ट्राइंगल है। तो जानते हो बेटा, कंस्ट्रक्शन आप लिख दो, या एग्जाम में कंस्ट्रक्शन के 2-3 लाइन छोड़ दो, 2 लाइन 3 लाइन एग्जाम में छोड़, कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल के 2-3 लाइन छोड़ दो। छोड़ने के बाद तरीका मैं बता रहा हूं क्या करना। आप कि सबसे पहले एक एक तरह से मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप ऐसे लिखिएगा, जो बहुत अच्छा तरीका जिसे आप भूलेंगे नहीं एग्जाम में, और बहुत सटीक तरीके से कर लेंगे, मिस्टेक कहीं नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन की 2 लाइन छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद स्टेप देखो, हमने क्या किया, बी ज्वाइन किया और ईएम। तो पहले स्टेप में ये ना लिख के क्या लिखेंगे, वी ज्वाइन बीई एंड वी ड्रा ईएम परपेंडिकुलर ऑन ईबी। लिख लिए। लिखने के बाद फुल स्टॉप करके एक लाइन अभी बची हुई है उसको छोड़ दीजिएगा बात के लिए, प्रूफ पे आ जाइएगा। अब प्रूफ पे क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल बीईडी, इन ट्राइंगल बीईडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला आप जानते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, अब ये ध्यान देना, ट्राइंगल का में जो हाइट होती है कोई जरूरी नहीं है कि अंदर से ही मेजर की जाए, उसकी हाइट बाहर से भी हो सकती, मेजर की जा सकती है, बाहर से भी परपेंडिकुलर ड्रा किया जा सकता है। जैसे इस ट्राइंगल बीईडी में जो इसकी हाइट है, एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर ईएम क्या है, बाहर की तरफ है। तो फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा 1/2, इस ट्राइंगल का बेस बीडी है, और हाइट जानते हो क्या होगा, एमई होगी। हाइट कोई दूसरा नहीं होगा, एमई होगी, यानी हाइट क्या हो गई, ईएम। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसका निकालिए एरिया। अब इस ट्राइंगल का एरिया आप निकालिए, एडीई। अब इस ट्राइंगल में देखिए जो हाइट है उसके अंदर ही है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, वही फार्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस एडी बन जाएगा, बेस क्या बन जाएगा, ईडी, इंटू हाइट क्या हो जाएगा, ईएम हो गया। हाइट क्या हो गया, ईएम हो गया। सपोज कर लीजिए कि ये हमारा पोर्शन बन गया, ठीक है ना, यहां तक किसी को डाउट? अब जब इतना कर लेंगे तो यहीं पे लिख दीजिए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी क्या हो जाएगा, अब एडी क्या है, 1/2 एडी इंटू ईएम अपॉन 1/2 बीडी इंटू ईएम। अब बेटा ध्यान से देखो, 1/2 कैंसिल हो गया, ईएम और ईएम कैंसिल हो गया। अभी जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या, जब ये कैंसिल हो गया तो कौन सा पार्ट बचा, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब बचा कौन सा पार्ट, अब क्या बचा, एडी अपॉन बीडी बचा। तो क्या बन जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी इक्वल टू एडी अपॉन बीडी। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट बन गया, इक्वेशन आपका फर्स्ट बन गया। अब जब इक्वेशन फर्स्ट बन गया तो अब देखो क्या करना है, अब आपको ये ड्रा कर लिए ना, कर लिए, और ट्राई करिएगा कि जब डायग्राम बनाइएगा आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिस्टेक ना हो। अब क्या करेंगे बेटा, इसी तरह किससे अब हम क्या कर दे, इसको ज्वाइन कर ले और डीएन परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए। उसी कंस्ट्रक्शन वाला जो कंस्ट्रक्शन लिखे तो वहां नीचे लिख देंगे, फुल स्टॉप अब क्या लिखेंगे, वी ज्वाइन डीसी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर डीएन ऑन एसी। अब इसको लिखने के बाद क्या बन जाएगा, अब ये ट्राइंगल लेंगे बेटा, देखो ये ट्राइंगल लेंगे, ये हमारा जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा, डीईसी।
और इसका जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो इसका बाहर है और dn है। अब लिखेंगे क्या, अगेन और नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल DEC, DEC एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, फार्मूला वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स 1/2। इसका बेस क्या हो जाएगा, EC ले लेंगे, बेस EC हो जाएगा, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर जो ड्रा किया DN हो गया। फिर लिखेंगे क्या, अगेन और लिखेंगे एंड इन ट्राइंगल ADE, फिर वही इन ट्राइंगल AD, यहां पे भी लिखना चाहिए था, हम गलती किए क्या, यहां एंड इन, हाँ लिखे तो है, एंड ऐसे लिख सकते हैं, लिख देंगे एंड इन ट्राइंगल ADE, यहां का स्टेप थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, यहां लिख दीजिएगा एंड इन ट्राइंगल ADE, एरिया ट्राइंगल ADE। अब बेटा इस ट्राइंगल में ये बेस बन जाएगा और ये हाइट बन जाएगी, तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू 1/2, बेस इसका क्या होगा AE, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी EM, DN, इसकी हाइट क्या हो जाएगी DN, इसकी हाइट क्या हो गई DN। अब इसको भी इसी की तरह इसको भी डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू 1/2 AC इंटू DN अपॉन 1/2 EC इंटू DN, 1/2 DN कट गया। आया क्या आपका, आया क्या, AC अपॉन AC है कि क्या, देखो तो बेटा EC है, AE है, ये कहां पे, कहां मिस्टेक हुआ, DEC सही तो है, AC और ये यहां पे AC अपॉन EC होगा कि देखो तो क्या होगा, ADE ट्राइंगल लिए हैं, ADE ट्राइंगल तो AE, ये बेस क्या होगा AE होगा, ध्यान देखो ADE जब आप लियो, ADE लियो तो ये बेस AE होगा। अब क्या होगा, AE यहां पे होगा तो AE अपॉन EC बन जाएगा, AE अपॉन EC बन गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ये दो चीजें मिल गई, यानी हमने क्या किया, देखो दिमाग क्या लगाए कि हमने एक बार AD अपॉन DB निकाल दिया, कैसे, इस ट्राइंगल का एरिया लेकर AD का ट्राइंगल लेकर, फिर एक बार ट्राइंगल DEC को लिया और AD को लेकर एक जो रेशियो पूछा था, जो लाना था, वो रेशियो हमने निकाल लिया। अब ये करना कि इक्वल होगा कि नहीं, जो रेशियो पूछा था हमने निकाल लिया, अब हमें ये बताना कि रेशियो इक्वल होगा कि नहीं। अब देखो बेटा एक चीज ध्यान देना, यहां पे जो एरिया निकालो ADE, ये ADE, और इसमें भी जो एरिया निकालो ADE, ये AD। अच्छा बताओ, एक ही ट्राइंगल है, एक ही ट्राइंगल है, उसका किसी तरीके से एरिया निकालो, एरिया तो चेंज होगा नहीं, एरिया तो चेंज होगा नहीं। जैसे मान लो कि हमारे पास बुक है, जैसे हमारी बुक है, हम इस तरह से एरिया निकालें, इसको हम कह रहे हैं कि ये ब्रीथ है और ये लेंथ है, एरिया निकाल दिए। अब हम ऐसे करके हम कह दे रहे हैं कि नहीं, ये लेंथ है और ये ब्रीथ है और इसका एरिया निकाले, तो बेटा चाहे ऐसे एरिया निकालो चाहे इस तरीके से एरिया निकालो, दोनों का तो एरिया सेम ही होगा। यानी आप कह सकते हो कि इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट फर्स्ट इक्वेशन के न्यूमरेटर का पार्ट है और सेकेंड इक्वेशन का न्यूमरेटर का पार्ट है, दोनों एक ही ट्राइंगल के एरिया है, बस उसको अलग अलग तरीके से निकाला गया है। अब आ जाओ डिनोमिनेटर पार्ट को, डिनोमिनेटर पार्ट BED है और DEC है। जानते हो 9th में एक थ्योरम थी, आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई ट्राइंगल है, कोई दो ट्राइंगल हैं, दोनों का बेस सेम हो, दोनों का बेस सेम हो, जैसे मान लो, अब इसको थोड़ा सा समझाने के लिए आपको अलग कर रहा हूं कि मान लो कि एक ट्राइंगल आपका DEC है और दूसरा ट्राइंगल DEB है, ये है। ध्यान से देखोगे तो इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल दोनों का बेस DE है। और दूसरी चीज देखो, DE और BC ये दोनों पैरेलल हैं, यानी हम कह सकते हैं ये जो ट्राइंगल DEB और DEC दोनों एक ही बेस पे एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है।
तो 9th में एक थ्योरम थी, ट्राइंगल्स फॉर्म ऑन सेम बेस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल एरिया, आर इन इक्वल एरिया। यानी कि अगर कोई दो ट्राइंगल है जिसका बेस एक ही है और वो दोनों ट्राइंगल एक पैरेलल लाइन के बीच में ही है, जो दोनों पैरेलल लाइन उन्हीं के बीच में, यानी दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, उनका बेस सेम है, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल होता है। यानी कहने की मीनिंग क्या हो गई कि बीईडी का जो एरिया है और डीईसी का एरिया है, ये दोनों इक्वल है। तो इतना करने के बाद एक तीसरा इक्वेशन लाएंगे। अब वो तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं आपकी हेल्प के लिए। तीसरा में क्या लिखेंगे कि वी नो दैट, यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि वी नो दैट क्या जानते हैं आप, ट्राइंगल्स फॉर्म ऑन सेम बेस एंड between same parallel lines are in equal area, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर दो ट्राइंगल हैं, उनका बेस सेम है और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में पड़े हुए, तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BED is equal to area of triangle DEC। ये मान लो थर्ड इक्वेशन बन गया। अब मेरी बात समझना, फर्स्ट इक्वेशन का न्यूमरेटर पार्ट, सेकेंड इक्वेशन का न्यूमरेटर पार्ट, दोनों एक ही ट्रायंगल की एरिया है, और फर्स्ट इक्वेशन का डिनोमिनेटर का जो ट्रायंगल है उसका एरिया और सेकेंड इक्वेशन के डिनोमिनेटर का जो ट्रायंगल है उसका एरिया दोनों इक्वल है। यानी कह सकते हैं कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट के इक्वल है। यानी कहने का मतलब क्या हो कि इस ट्रायंगल इनके ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो और इस ट्रायंगल जो इनमें ट्रायंगल्स उनके एरिया का रेशियो इक्वल है। यानी इसको सारी चीजों को एक में समेटते हुए क्या लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, क्या लिख देंगे, सारी चीजों को एक में समेटते हुए क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब देखो इसको पार्ट में इरेज कर दे रहा हूं और आगे इसे बता रहा हूं। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इंप्लाइज दैट ये रेशियो किसके इक्वल है, AD अपॉन BD कर लिख दो, और ये किसके इक्वल है, BD लिख दो चाहे DB लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई रेशियो दिखाना है। और ये किसके इक्वल है, AE अपॉन EC। अगर इसको BD को है तो DB लिख दो, प्रॉपर करना चाहते हो, बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो DB लिख दो, यहां पे DB लिख दो। अब ये DB देखो, जो टू प्रूफ में जैसे लिखे होगे, BD लिखोगे तो BD लिख देना, DB लिखोगे तो DB लिख देना, EC लिखे तो EC लिख देना, C लिखे तो C लिख देना। तो क्या बन गया, AD इक्वल अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC, रेशियो आ गया, प्रूफ्ड। यही हमारा प्रूफ्ड है। ये थियरम है, ये बेसिक प्रोपोर्शन थियरम है जिसका स्टेटमेंट है। कई लोगों ने कहा सर थोड़ा सा बता दीजिए, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। लेकिन समझने का मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो देख के हाँ रख दे। वीडियो देखने के बाद एक बार आप खुद कंस्ट्रक्शन करके स्टेटमेंट लिख के प्रूफ करिएगा, ठीक है ना। अब एक दूसरा मेथड जो कि सही होता है, दूसरा मेथड क्या है कि सही होता है, एक क्लास 10th की थियरम में है कि आप जानते हो बेटा, अगर दो ट्राइंगल हैं, ध्यान देना मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूं, अगर दो ट्राइंगल हैं, इसी बीपीटी थियरम को अब दूसरे तरीके से मैं प्रूव कर रहा हूं
स्टेटमेंट वही रहेगा, प्रूव वही रहेगा, टू प्रूव वही लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन अब नहीं लिखेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे। देखो अब दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं। स्टेटमेंट क्या है, वही रहेगा क्या, इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम अदर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, देन दिस लाइन डिवाइड अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो। जैसे भी लिख लो स्टेटमेंट, मीनिंग अच्छा समझ में आना चाहिए। हमने दूसरे तरीके से बोला, ऐसे भी लिख सकते हो कि when we draw or if we draw a line from other two sides of triangle which is parallel to third side, then this line divide other two sides in equal ratio। जैसा लिख लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मीनिंग उसकी निकलनी चाहिए। क्या मीनिंग निकलनी चाहिए कि अगर एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं और वो लाइन दो साइड को किसी दो पॉइंट पे कट कर रही है, तो क्या करेगी वो लाइन, जो अदर साइड है उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। अब देखो एक अदर मेथड कर रहा हूं, ये भी सही है, लगभग सही है, माना भी जाता है सही, इजी भी होगा आपके लिए। अगर जिसको कुछ नहीं आ रहा है, कंस्ट्रक्शन इतना है, ये सब लिखना नहीं आ रहा है, उनके लिए सिमिलर ट्रायंगल क्राइटेरिया यूज करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल क्राइटेरिया क्या होती है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, डीप नहीं जा रहा हूं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होती है, इक्वल रेशियो में होती है या प्रोपोर्शन होती है, जो कि ट्रायंगल चैप्टर में से ढेर सारे क्वेश्चंस है। अब देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसको नया तरीका क्या प्रूव करने का है कि ट्राइंगल एबीसीडी है, ये ट्राइंगल एबीसी है स्टेटमेंट के, और एक लाइन जो हमने डी ड्रॉ किया था विच इज पैरेलल टू बीसी, अ लाइन विच आई ड्रॉन D parallel to BC which intersect other two sides means AB and AC distinct points D and E at two distinct points D and E, then this line divide other two sides in equal ratio means ये जो DE है BC के पैरेलल ड्रॉ किया गया था, तो D जानते हो क्या कर रही है, AD AB को और AC को टू इक्वल रेशियो में डिवाइड करना, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। अब देखो इसको प्रूव करने का एक दूसरा तरीका भी, वो भी सही है, सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो ध्यान से देखो ना कि इसी ट्रायंगल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ट्रायंगल मान लो ADE और एक दूसरा ट्रायंगल खुद ABC है, यानी कह सकते हो कि एक बड़ा ट्रायंगल है ABC, ऐसे एक ट्रायंगल ABC है और एक दूसरा ट्रायंगल है छोटा सा, उसके अंदर ADE है। मेरी बात समझना। अब जानते हो क्या करें बेटा, किसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर दें, और अगर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिए तो क्या होगा कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल रेशियो में होगी। अब सिमिलर कैसे प्रूफ किया जाए, ध्यान से देखो, अगर इस ट्रायंगल में देखो ABC में देखो और इसमें देखो, तो एंगल ए दोनों में आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर DE BC पैरेलल है तो ये जो लाइन AB है ना बेटा, ये ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसी तरीके से ये AC ट्रांसवर्सल होगी, और जब AC ट्रांसवर्सल होगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो ये होगा इस E के इक्वल हो गया। अब ध्यान दो कि हमने ट्रायंगल ADE में और ABC में हमने B को क्या किया, D के इक्वल दिखा दिया, C को हमने क्या किया, E के इक्वल दिखा दिया। यानी एक क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब एक क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो AB अपॉन AD का रेशियो AC अपॉन AE के रेशियो और BC अपॉन DE के रेशियो के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? तो हम क्या करेंगे, लिखें क्या, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। और दूसरी चीज, तीनों को ना दिखाओ, तीनों एंगल के समझाने, थ्री एंगल्स जो है ना इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स को मैं इक्वल समझाने के लिए दिखाया हूं। आप समझ लो कि अगर दो ट्राइंगल हैं और उनके करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स इक्वल हो जा रहे हैं तो थर्ड ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो उतना भी हमको नहीं दिखाना है, बस एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कि आपको समझ में आ जाए।
करना क्या, इन ट्राइंगल एबीसी एंड एडीई हम क्या लिखेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल, पूरा सेंटेंस में लिख दो, डाउट न रहे, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए ई डी। और क्यों इसका एक सेंटेंस लिखना, ट्रांसवर्सल है कि नहीं है, क्या ये कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखने क्या, सिंस डीई पैरेलल टू बीसी एंड वी नो एंड corresponding angles are equal and corresponding angles are equal to each other are equal। बहुत डिटेल ना लिखो, इक्वल। जब अब क्या therefore by a similarity, a means angle similarity triangle ABC is similar to triangle ADE। अब बेटा देखो, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में होगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, हम क्या लिखेंगे, ए बी अपान एडी लिखेंगे, ए बी अपान एडी लिखेंगे, ए बी अपान एडी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी अपान ए के इक्वल होगा, और फिर ये किसके इक्वल होगा, डीई अपान बीसी के इक्वल हो गया। ये तो बात समझ में आ गई। अब ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब देखो इस 3 रेशियो दिया हुआ है, अब हमको जिस रेशियो की जरूरत होगी उस रेशियो को निकाल लेंगे। और रेशियो किसकी जरूरत है, हमें ये दिखाना है, एडी अपान डीबी दिखाना है, एडी अपान डीबी दिखाना है, ध्यान दो, एडी अपान डीबी दिखाना है, और ए अपान ईसी हमें दिखाना है। तो डी और बीसी को जरूरत नहीं है, तो इस पार्ट को हम नहीं लेंगे। अब लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, ए बी अपान ए डी इक्वल टू ए सी अपान ए लिख लिए। अब लिखने के बाद आप थोड़ा सा ध्यान दो इस बात को कि अगर दोनों साइड इक्वल हैं और उस दोनों में साइड में 1 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप जानते हो कि अगर दो चीजें इक्वल हैं उसमें इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो भी इक्वल होगा। इक्विड पोस्टुलेट का इक्विड थ्योरम्स करती है, क्लास 9th में इक्विड पढ़े ना, इक्विड आर्ग्यूमेंट्स, इक्विड डिफिनिशन, थ्योरम्स, पोस्टुलेट्स। तो इक्विड कहता है, इक्विड की एक आर्ग्यूम है, इन इक्वल भी सब्ट्रैक्ट इक्वल, रिमाइंडर इज आल्सो इक्वल। तो अगर हम यहां 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, यहां 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या वैल्यू चेंज होगी, नो। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड, अब 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो बेटा क्या मिलेगा, ए बी अपान एडी -1 इक्वल टू ए सी अपान ए -1। अब -1 के बाद एलसीएम लेंगे तो एलसीएम एडी आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, ए बी माइनस एडी मिल गया। इधर क्या मिलेगा बेटा, ए सी माइनस ए अपान ए। अब थोड़ी ध्यान देना, इस पूरे ए बी में से अगर ये एडी हमने हटा दिया तो क्या बचा, डीबी बचा। तो हम क्या लिख देंगे, डीबी अपान एडी। और इसी तरह से इस पूरे एसी में से हमने ए को काट के हटा दिया, तो बचा क्या, ईसी। क्या बच गया, ईसी अपान ए। और इसी को रेसिप्रोकल कर दो, अगर 1/2 इक्वल टू, जैसे हम लिख दिए कि 2/4 इक्वल टू 1/2, तो 4/2 इक्वल टू 2/1। अब इसको रेसिप्रोकल करो तो क्या बन जाएगा, एडी अपान डीबी इक्वल टू ए अपान ईसी। प्रूव्ड। अब जो मेथड आपको इजी लगे वो मेथड लगा के आप प्रूफ कर सकते हैं। यही बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम है। अब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है, केवल इस प्रूफ पूछ दे, प्रूफ के साथ एक अल्टरनेट कोई क्वेश्चन इसी बेस पे दे दे, सिमिलरिटी से बेस पे दे दे, 5 मार्क्स में पूछ सकता है।
ये आपका बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम है। और कन्वर्स आप बेसिक प्रोपोर्शन कभी कभी पूछता है, उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर किसी को जरूरत होगी तो हमें कल तक मैसेज कर दीजिएगा आप लोग कि अब टाइम नहीं है, 17 को पेपर है। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है तो मैं थर्सडे को एक नई वीडियो डालूंगा या फ्राइडे को डालूंगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा रिवीजन के तौर पे कि हमें अब 2 दिन में मीन्स 14, 15, 16 के बीच में कौन से मेन टॉपिक होंगे, उस टॉपिक को देखना है कि हमारा लगभग जो बहुत वीक स्टूडेंट है वो भी जो है 80 में 40 पा जाए, जो अच्छे बच्चे हैं वो 75 प्लस पा जाए। तो थर्सडे या फ्राइडे को एक नई वीडियो में डालूंगा, उसमें मैं पढ़ाऊंगा नहीं, हर एक चैप्टर से क्या क्या चीजें हमको देखनी है, कौन से पॉइंट हम देख लें कि हमारा पेपर अच्छा बन जाए। और समझ लो कि जो मैं पॉइंट बताऊंगा अगर आप देख लोगे तो गिरे हालत में 80 में 60 मार्क्स तो आना ही है, ठीक ना। अब किसी को डाउट होगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा और दूसरे लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी हेल्प मिल जाए। जो आपके क्लास में पढ़ते हैं उनको, दूसरे सेक्शन में पढ़ते हैं उनको, अदर स्कूल में आपके घर के बगल के पढ़ते हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, उनको भी बेनिफिट मिल जाए। जेलस न रखिएगा कि हमारा अच्छा है उसका ना है, ठीक है बेटा।